दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1971 की इंडो पाक वॉर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने इंडियन नेवी को कमजोर समझ लिया था और उस गलती की कीमत पाकिस्तान ने अपने आधे देश को खोकर चुकाई। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने ऑपरेशन द्वारका करके इंडियन नेवी को चोट पहुंचाई थी। हालांकि इस अटैक से इंडियन नेवी का इतना नुकसान नहीं हुआ था, पर फिर भी इंडियन नेवी ने इससे सीख ली और अपने आप को सुपर स्ट्रांग बनाया और 1971 की वॉर में इंडियन नेवी हीरो बनकर उभरी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंडियन नेवी के ऑपरेशंस ने 1971 की वॉर में भारत को जीत दिलाई, कैसे पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को मजबूरन सरेंडर करना पड़ा, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद विश्व का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण है। साथ ही बात करेंगे इंडियन नेवी डे और विजय दिवस के बारे में। दोस्तों, इन सब बातों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल नॉलेज एंकर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इस युद्ध को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ईस्ट पाकिस्तान, जो आज के दिन में बांग्लादेश है, और वेस्ट पाकिस्तान दोनों की ज्योग्राफिकल पोजीशंस के बारे में। ये दोनों लैंड पीसेस एक दूसरे से बाय रोड 1600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और दोनों कोई भी जमीनी और बॉर्डर साझा नहीं करते थे और इनको ट्रेवल करने के लिए या तो इंडिया के रास्ते से जाया जा सकता था या समुद्र के रास्ते से, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान जाने के लिए बे ऑफ बंगाल से इंडियन ओशन और फिर अरेबियन सी रूट से वेस्ट पाकिस्तान पहुंचा जा सकता था। इस रास्ते से समुद्री यात्रा लगभग 3000 से 4000 किलोमीटर तक हो जाती थी। या फिर एक और ऑप्शन था बाय एयर का। दोस्तों, इन रास्तों को याद रखिएगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान 1971 की वॉर, जिसमें भारत की जीत की वॉर स्ट्रेटजी को समझने के लिए इनके बारे में नॉलेज बहुत ही जरूरी है। और यहाँ निश्चित ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि दोनों लैंड पीसेस में अगर इतना डिस्टेंस था और डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी तो पार्टीशन के वक्त ये दोनों एरियाज एक ही देश पाकिस्तान को कैसे अलॉट हो गए? तो इसका उत्तर है कि पाकिस्तान जमीन के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर बना था। पार्टीशन का आधार यह नहीं था कि कौन सा इलाका ज्योग्राफिकली कन्वीनियंट है, बल्कि आधार ये था कि कौन सा इलाका मुस्लिम मेजोरिटी है। पंजाब और सिंध, जिन एरियाज में मुस्लिम मेजोरिटी थी, वो बन गए वेस्ट पाकिस्तान। बंगाल के ईस्टर्न हिस्से में मुस्लिम मेजोरिटी थी, वो बन गया ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान उस समय के मुस्लिम लीडर्स को बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी लगता था क्योंकि ईस्ट बंगाल में था जूट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस और ईस्ट बंगाल की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी। पाकिस्तान के हिमायतियों को लगा कि ईस्ट पाकिस्तान जोड़ने से देश मजबूत होगा, इसलिए दोनों को जोड़कर पाकिस्तान बनाया गया। पर अब सवाल ये उठता है कि एक ही देश के लोग आपस में लड़ क्यों रहे थे और क्यों ईस्ट पाकिस्तान के लोग अलग देश चाहते थे? वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान एक ही देश थे, लेकिन दोनों के बीच बराबरी नहीं थी। 1947 यानी पार्टीशन से ही ईस्ट पाकिस्तान के नागरिकों के साथ अन्याय होने लगा। ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली थे, उनकी भाषा और संस्कृति अलग थी, फिर भी सरकार ने उर्दू थोपने की कोशिश की। आर्थिक रूप से भी भेदभाव था। ईस्ट पाकिस्तान ज्यादा कमाता था, लेकिन विकास और पैसा वेस्ट पाकिस्तान में खर्च होता था। ये सब इसीलिए संभव हो पा रहा था क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद ही सैन्य नियंत्रण मुख्य रूप से वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में था। इसीलिए शुरू से ही पाकिस्तान की सेना, प्रशासन और सत्ता पर वेस्ट पाकिस्तान का दबदबा रहा। यही कारण था कि 1970 के पाकिस्तान के आम चुनाव में ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी ने बहुमत जीता, लेकिन उन्हें सरकार बनाने नहीं दी गई। यहीं से असली क्राइसिस शुरू हुआ। इसके बाद पाक सेना ने अत्याचार और हिंसा शुरू कर दी। पाकिस्तान आर्मी ने रिपोर्ट्स के मुताबिक ईस्ट बंगाल के लगभग 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया और पाकिस्तान की फौज ने इतिहास की सबसे शर्मनाक क्रूरता दिखाते हुए लगभग 4 लाख महिलाओं का रेप किया। स्थानिक लोग बताते हैं कि वो वहाँ के लोगों को मारने से पहले उन्हीं से उनकी कब्र खुदवाते थे। कुल मिला के ये सारा मंजर इतना दर्दनाक था कि आम नागरिक का ईस्ट पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया था और नतीजा ईस्ट पाकिस्तान के करोड़ों शरणार्थी भारत भागे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा लोग भारत की सीमा में घुस आए। इसीलिए ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने अपने अधिकार, सम्मान और स्वतंत्रता के लिए अलग देश बांग्लादेश की मांग की और यही सब वजह भी बनी 1971 की इंडो पाक वॉर की। और आप ये जानकर और भी हैरान हो जाएंगे कि इतना सब होने के बावजूद भी जंग की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से ही हुई और उसी ने सबसे पहले 3 दिसंबर 1971 को भारत पे एयर स्ट्राइक की और इसी के बाद भारत ने पाकिस्तान पे ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दी। इस वॉर में इंडियन नेवी ने सबसे अहम भूमिका निभाई। ऐसा नहीं कि सेना के बाकी विंग्स का कोई योगदान नहीं रहा, पर इंडियन नेवी ने जो काम किए वो इतिहास में किसी और नेवल फोर्सेस ने कभी नहीं किए थे। सबसे पहले इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट किया
ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी के इंडियन नेवल शिप्स INS निपात, INS निर्घाट, INS वीर और स्पोर्ट जहाज INS किल्टन ने हिस्सा लिया। ये सभी जहाज गुजरात के ओखा बंदरगाह से रवाना हुए। 4 दिसंबर 1971 की रात भारतीय नौसेना ने कराची की ओर चुपचाप बढ़ना शुरू किया। रात के अंधेरे में भारतीय मिसाइल बोट्स ने कराची हार्बर के पास पहुंचकर मिसाइलें दागी। इस ऑपरेशन में INS निर्घाट ने पाकिस्तानी युद्धपोत PNS यानी पाकिस्तान नेवल शिप खैबर को मिसाइल से नष्ट कर दिया। INS निपात ने कराची के पास तेल टैंकरों पर हमला किया और ईंधन भंडार में भीषण आग लगा दी। INS वीर ने पाकिस्तानी जहाज PNS मुहाफिज को डुबो दिया। कराची बंदरगाह में आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी। पाकिस्तान की नौसेना पूरी तरह भ्रमित हो गई। ऑपरेशन ट्राइडेंट में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान के 2 प्रमुख युद्धपोत नष्ट हो गए, उसके कई तेल टैंकर जलकर खाक हो गए और कराची बंदरगाह पर ईंधन डिपो लगभग तबाह हो गया। पाकिस्तान के ईंधन डिपो में लगी आग इतनी भयंकर थी कि पाकिस्तान को इसे बुझाने में 7 दिन लग गए। नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान की नौसेना लगभग निष्क्रिय हो गई। ऑपरेशन ट्राइडेंट को आधुनिक नौसैनिक युद्ध के सबसे सफल मिसाइल हमलों में गिना जाता है। यह पहली बार था जब भारतीय नौसेना ने मिसाइल बोट्स का इतना प्रभावी उपयोग किया। इसी सफलता के कारण भारत में 4 दिसंबर को हर साल इंडिया नेवी डे भी मनाया जाता है। इंडियन नेवी यहीं पर नहीं रुकी, इसने एक बार फिर से कराची पर 8 दिसंबर की रात को दोबारा हमला कर दिया। इस बार ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन पाइथन। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के PNS डका को भारी डैमेज हुआ। पाकिस्तान के कई मर्चेंट जहाज नष्ट हो गए और कराची के फ्यूल स्टोरेज फिर से जल उठे। विशेषज्ञों के अनुसार इंडियन नेवी के इन दोनों हमलों के बाद पाकिस्तान नेवी की लगभग 25 से 30% सरफेस फ्लीट सीधे नष्ट हो गई या युद्ध में जाने के लायक नहीं रही और पाकिस्तान के बाकी जहाजों ने समुद्र में निकलना लगभग बंद कर दिया। इन हमलों के बाद पाकिस्तान के पास जहाज गिनती में बचे थे, लेकिन लड़ने की क्षमता में नौसेना लगभग खत्म हो गई थी। और उधर ईस्ट पाकिस्तान की तरफ बे ऑफ बंगाल में इंडियन नेवी ने जो काम किया उससे तो पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल ही टूट गई। 4 दिसंबर को ही इंडियन नेवी ने ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, पर नेवल ब्लॉकेड लगाना शुरू कर दिया, जो 16 दिसंबर तक चला। यहाँ अगर आप टाइमलाइन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको बता दें कि ऑपरेशन ट्राइडेंट भी 4 से 5 दिसंबर और ऑपरेशन पाइथन वो 8 दिसंबर को हुआ था। ये दोनों ऑपरेशन इंडियन नेवी के वेस्टर्न फ्लीट ने किए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमले कराची पोर्ट पर हुए थे और बे ऑफ बंगाल में नेवल ब्लॉकेड का ऑपरेशन था, वो नेवी के ईस्टर्न फ्लीट ने किया था। 4 दिसंबर को वेस्ट में ऑपरेशन ट्राइडेंट चल रहा था, उसी दिन ईस्ट में ब्लॉकेड डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो गए थे। ये दोनों ऑपरेशंस पैरेलल चल रहे थे। अगर नेवल ब्लॉकेड की बात करें तो ये कोई एक दिन का ऑपरेशन नहीं था। नेवल ब्लॉकेड का मतलब होता है लगातार पेट्रोलिंग, शिपिंग रूट को बंद करना और पोर्ट्स को आइसोलेट करना। इसीलिए ब्लॉकेड की कोई सिंगल स्ट्राइक डेट नहीं होती, यह एक कंटिन्यूस कैंपेन था। इस ऑपरेशन से इंडियन नेवी ने बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तानी सप्लाई शिप्स रोक दिए और ईस्ट पाकिस्तान को कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया। अगर बात करें कि इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट ने इतने बड़े ऑपरेशन के लिए कितने रिसोर्सेज यूज किए होंगे, तो इसके बारे में नेवी ने एग्जैक्ट ऑफिशियल नंबर कभी भी पब्लिकली रिलीज नहीं किया। लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुमान के मुताबिक नेवी के इस ईस्टर्न फ्लीट ब्लॉकेड के ऑपरेशन में लगभग 25 से 30 नेवल वेसल्स यानी छोटे बड़े युद्धपोत और जहाज समुद्र में डिप्लॉय किए और लगभग 6000 से 8000 नेवल पर्सनल इन्वॉल्व थे जो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। इस ऑपरेशन का फ्लैगशिप था INS विक्रांत। इस नेवल ब्लॉकेड से ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी यूनिट्स बिल्कुल कट ऑफ हो गई। दोस्तों, दुनिया की किसी भी फौज को लड़ने के लिए जरूरी होता है हथियार, खाना, मेडिकल सपोर्ट, ईंधन और रीइंफोर्समेंट। पर ये सब चीजें ईस्ट पाकिस्तान में भेजने के लिए पाकिस्तान के पास प्रैक्टिकली कोई रास्ता नहीं बचा था। थ्योरेटिकली वो लोग एयर पैसेज यूज कर सकते थे, पर वहां पर इंडियन एयर फोर्स ने अपना दबदबा कायम कर लिया था और बाय रोड तो भारत को क्रॉस करना पाकिस्तान के लिए पॉसिबल ही नहीं था। नतीजा, ईस्ट पाकिस्तान के चिटगांव, मोंगला पोर्ट और ढाका की सप्लाई लाइन बिल्कुल बंद हो गई। पाकिस्तान ने दूसरे देशों अमेरिका, चीन, यूनाइटेड नेशंस और मुस्लिम अलाइज से मदद मांगी थी, लेकिन कोई भी कंट्री ईस्ट पाकिस्तान को बचाने के लिए सीधे युद्ध में नहीं उतरी और इंडियन ब्लॉकेड और सोवियत सपोर्ट ने पाकिस्तान को अकेला कर दिया।
पाकिस्तानी सेना की स्थिति टूट चुकी थी। इंडियन आर्मी ढाका के बहुत करीब पहुंच गई थी। भारत ने फुल स्केल हमला रोककर सरेंडर का दबाव बढ़ाया। यूनाइटेड नेशन में भी सीज फायर की चर्चा चल रही थी। अब ईस्ट पाकिस्तान में लड़ रही पाकिस्तानी फौज की हालत बहुत ही खस्ता हो गई थी। ना तो उनके पास कोई सप्लाई पहुंच पा रही थी और स्थानीय लोगों की सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं। नतीजा, पाकिस्तानी फौज का मनोबल बिल्कुल टूट चुका था। दोस्तों, यहाँ पे आपके मन में एक सवाल शायद आ रहा होगा कि पाकिस्तान की फौज सरेंडर करने की बजाय वहाँ से भाग भी तो सकती थी। तो उसका उत्तर है हाँ, पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर से पहले एस्केप के बारे में सोचा जरूर, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान पूरी तरह आइसोलेटेड था। कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं, कोई सेफ रिट्रीट नहीं, इसलिए भागना संभव नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख थे। जब उन्हें साफ साफ दिखाई दिया कि लड़ाई जीतना असंभव है, कोई बाहरी मदद भी नहीं आने वाली, तो उन्हें लगा कि सैनिकों की जान बचाना जरूरी है। इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण का फैसला किया। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को आत्मसमर्पण का ऐतिहासिक दृश्य बना। स्थान था रामना रेस कोर्स ग्राउंड, ढाका। आज इसे सोहरावर्दी उद्यान कहा जाता है। भारतीय पक्ष से उपस्थित थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जो कि भारतीय ईस्टर्न कमांड के प्रमुख थे। दोपहर के समय एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। जनरल नियाजी ने भारतीय जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर पेपर साइन किए। इस सरेंडर में लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारी युद्धबंदी बने। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य सरेंडर मानी जाती है। इस सरेंडर के बाद युद्ध ऑफिशियली समाप्त हुआ और पूर्वी पाकिस्तान अब एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, जिसका नाम है बांग्लादेश। ये भारत की ऐतिहासिक विजय थी। भारत ने यह साबित किया कि रणनीति, गति और समुद्री नियंत्रण युद्ध का फैसला कर सकता। भारत हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाता है। तो दोस्तों, ये थी इंडियन नेवल फोर्सेस के उन तीनों ऑपरेशंस की पूरी कहानी, जिनकी वजह से भारत ने 1971 की वॉर जीती और बांग्लादेश का निर्माण हो पाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।